आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरे भाई आप सभी को आप लोग मैंने कल एक वीडियो बनाया था। पहले थोड़ा देर बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। मैंने बनाया था बिहार बोर्ड के जो भी चीज़ कमियां हैं, जो भी चीज़ आपको भी पता है, आप भी कितना परेशान है, आप भी पढ़ रहे कितना परेशान होगा। प्लस पढ़ाने वाले टीचर लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन उससे ज़्यादा स्टूडेंट परेशान है। ठीक ना, ये तो नहीं बिल्कुल है कि सिलेबस कोई बात नहीं है, हम लोग पूरा पढ़ाते हैं, पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ के जाएंगे, झरना गाड़ के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन बात जो पैटर्न को लेकर इधर उधर अदला बदली करता है या डिक्लियर नहीं करता है, क्लियर कट नहीं बताता, ये बहुत बड़ी चीज़, बहुत ही गलत लगता है। मैंने इस बात को मुद्दा बनाया है और मुझे उठाया है, और मैं बहुत जल्द देखिए इस पर आगे हम क्या लेता हूँ एक्शन में, आगे वीडियो दूंगा आप लोगों को। लेकिन चलिए अब इस वीडियो पर मैं पढ़ाई का शुरू करता हूँ। और मैंने आपको बताया था कि आपका जो कंटिन्यू पढ़ाई इस यहाँ पर चलता रहेगा, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। आपको उतना मैं तो उस पर मुद्दा है, लगना है, साथ देना है, लेकिन पढ़ाई पर अपना कंटिन्यू करते रहना। ठीक ना, आ जाइए। चलिए हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है भैया हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, और इसको तुरंत 8वां चैप्टर पढ़ेंगे, और सॉरी 7वां चैप्टर इसमें पढ़ते हैं, कल 8वां पढ़ेंगे। और फिर जो आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड यहाँ तक कर दिया गया, अब आगे नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक ना, जितना क्लास हो गया है कम से कम इतना कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। बाकी मैंने जो जो इंपॉर्टेंट गेसिंग क्वेश्चन है मैंने टिक लगा के भी दे दिया, आप लोगों को दे दिया। ठीक ना, चलिए इस चैप्टर का नाम है प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा में क्या है। प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है। सुनिए, प्रतिघात और प्रतिबाधा, प्रतिघात और प्रतिबाधा पूछा जाएगा। प्रतिघात क्या है, प्रतिबाधा क्या है, सुन लीजिए, कुछ होना है। एक बात समझ लीजिए आप, एक बार आप अपना अंदर से मान लीजिए आपका ये घर है। ठीक ना, पढ़ाई के मूड में आ जाइए, बात सब भूल जाइए हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए घर है, आपके घर में मन है कि ना हमर घर है, हमारे घर में अपना घर के अंदर के को ना जाए देबे। ठीक ना, तू रोकी चाहो और में से कुछ आदमी के तू जाए देबो, कुछ आदमी के ना जाए देबो, तो हर घर है भाई, बिल्कुल घर है। यानी कि आप किसी का विरोध कर रहे हैं ना, वही प्रतिघात प्रतिबाधा है, बस वही समझ लीजिए। देख लीजिए, प्रतिवर्ती धारा कहने का अर्थ है अल्टरनेटिंग करेंट में प्रतिघात क्या होता है, प्रतिबाधा क्या होता है। सुनिए, प्रतिघात क्या है, प्रतिघात संधारित्र में प्रतिवर्ती धारा के प्रवाह के विरोध करता है। क्लियर है, कोई संधारित्र है, कोई कैपेसिटर है, संधारित्र में जो धारा का विरोध करेगा, धारा को नहीं जाने देगा, जो प्रतिवर्ती धारा को नहीं जाने देगा, उसका विरोध करता है। यह एक ऐसा उसका किसी भी प्रतिघात संधारित्र में प्रतिवर्ती धारा के प्रवाह का विरोध करता है। करंट के सीधे समझ लीजिए ना, वह चीज़ करंट के विरोध करता है। समझ में आया, अपना से देहाती भाषा में समझिएगा, सिंपल भाषा में तो समझ में आ गया। तो भैया प्रतिघात संधारित्र में प्रतिवर्ती धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करने वाला एक प्रकार का गुण है। ठीक ना, अच्छा जैसे आप है ना, आप अपना घर में न जाने देते, आपका गुण, ये आपका गुण है, आपका भाई आपका क्वालिटी है कि अपने घर के अंदर अनजान आदमी को नहीं जाने देंगे। तो इसी प्रकार इसका भी गुण है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम होता है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है भैया, ओम होता है। क्लियर है, देख लीजिए यहाँ से जितने परिभाषा पढ़ेंगे लगभग सबका वही बात है कि सब करंट का विरोध करता है। प्रतिबाधा प्रतिवर्ती धारा परिपथ में विद्युत परिपथ का विरोध करता है, वही बात है। ये परिपथ में विद्युत परिपथ का विरोध करता है, जबकि संधारित्र में विद्युत परिपथ का विद्युत धारा का विरोध करता है। समझ में आ गया कि ना, वो इस संधारित्र में प्रतिघात जो है संधारित्र में विद्युत धारा का विरोध करता है, जबकि प्रतिबाधा परिपथ में पूरा सर्किट में। क्लियर है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबाधा को हम लोग जेड द्वारा डिनोट करते हैं, और इसका प्रतिबाधा को उसको हम लोग जेड द्वारा डिनोट करते हैं, और इसका प्रतिबाधा को हम लोग जेड द्वारा डिनोट करते हैं। और इसका जो जेड का फॉर्मूला जेड बराबर √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। आर बराबर रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, और एक्सएल एक्सी क्या है हम नीचा पढ़ेंगे। ठीक ना, इसका स्क्वायर होता है। ठीक ना, ये बात को याद रखना है। प्रतिबाधा का फॉर्मूला इसे इसका ऐसा मात्रक, इसका यहाँ पर छूट गया, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसका भी ऐसा मात्रक ओम, इसका भी ऐसा मात्रक ओम। क्लियर है सबका। अगला संधारित्र प्रतिघात क्या है और प्रेरक प्रतिघात क्या है, यही दो इंपॉर्टेंट। सुनिए, संधारित्र प्रतिघात क्या है, पहले प्रेरक प्रतिघात क्या है, तो दिया हुआ है प्रेरक प्रतिघात यह प्रेरक में प्रतिधारा का विरोध करता है। देखिए संधारित्र में विरोध करता है तो उसे बोलेंगे प्रतिघात, पूरा परिपथ में करता है तो उसको परिपथ में करता है तो उसे करते हैं प्रतिबाधा। और अगर ये प्रेरक, यह जो इंडक्टर होता है, यह प्रेरक में प्रतिधारा का विरोध करता है। प्रतिवर्ती धारा का मतलब करेंट का, अल्टरनेटिंग करंट, ये वो धारा होता है जो डायरेक्ट, जैसे बैटरी में जो धारा आता है करंट सोलर से डायरेक्ट आता है। प्रतिवर्ती धारा कहेंगे मतलब हम लोग के यहाँ पर जो बिजली आती है उसे प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। वो अपना बिजली घर से चलता है ना, तो वहाँ से पूरा डायरेक्ट नहीं आता है, वहाँ से बहुत सारे जगह पर आके वहाँ पर फिर ट्रांसफर में आके तब हमारे बोर्ड में आकर, तब हमारे मीटर में आकर, हमारे तब बोर्ड में आता है, तब कहीं से कहीं, यानी कि डायरेक्ट नहीं आता है, बहुत सारे जगह से आता है, तो उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती धारा। क्लियर है ना, हाँ। तो यह प्रेरक में प्रतिवर्ती धारा का विरोध करता है। इसे एक्सेल द्वारा डिनोट करते हैं, किसको, प्रेरक प्रतिघात को हम लोग एक्सेल द्वारा डिनोट करते हैं। इसका एक्सेल का फॉर्मूला, अच्छा एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है, 2π, इसको 2πf कहते हैं, 2πfl, या एक्सेल का फॉर्मूला इसे कह सकते हैं 2πf होता है ना। देखिए एक्सेल को एक चीज़ आप लिख सकते हैं,
जैसे कि इसको इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं हम, आगे हम आपको बताते हैं यहाँ पर 2πf, इसको एल इसका फार्मूला क्या होता है, इसका एक्सेल बराबर 2πf इंटू में एल। अच्छा, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम। इसका भी ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम। इसी प्रकार से संधारित्र प्रतिघात क्या है, देखिए यह संधारित्र में प्रतिधारा का विरोध करता है, बस वही बात है, संधारित्र में प्रतिवर्ती धारा का प्रवाह का विरोध करता है, इसे संधारित्र प्रतिघात कहते हैं। इसे हम एक्सी के द्वारा दर्शाते हैं। एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, 2π, यहाँ पर देख लीजिए एल होता है, यहाँ पर एक्सेल द्वारा डिनोट करते थे, यहाँ पर एल ले लीजिएगा केवल, यहाँ पर इसे कैपेसिटेंस रिएक्टेंस बोलते हैं, यहाँ पर सी से इसका डिनोट करते थे, यहाँ पर सी लेते हैं। फॉर्मूला एक्सेल बराबर 2πfl, एक्सी बराबर करते 2πfc कह सकते हैं। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम होता है। इसका ऐसा फॉर्मूला और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। चलिए ठीक ना, आते हैं आगे। आते भैया विद्युत अनुदान को समझाइए। विद्युत अनुदान क्या है, तो आपको केवल याद रख लेना है विद्युत अनुदान क्या है। सुनिए, विद्युत परिपथ में जब स्वाभाविक आवृत्ति आरोपित होता, देखिए क्या कहता है, सुनिए विद्युत अनुदान क्या है। विद्युत परिपथ में जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, सर्किट वाला है, जो सर्किट है, विद्युत परिपथ में जब स्वाभाविक आवृत्ति आरोपित आवृत्ति के बराबर हो जाता है, जो स्वाभाविक आवृत्ति होता है आरोपित आवृत्ति के बराबर हो जाता है, तब इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत अनुदान कहते हैं। क्लियर है कि जब किसी परिपथ में, कोई सर्किट में जो स्वाभाविक आवृत्ति होता है आरोपित आवृत्ति के बराबर हो जाता है, तब इसे क्या बोलते हैं, इस घटना को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं विद्युत अनुदान बोलते हैं। क्लियर है। शक्ति गुणांक क्या है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है, सुनिए पावर फैक्टर प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात, बस पूछो ना, प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं, बस हो गया। प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को क्या बोलते हैं, शक्ति फैक्टर, शक्ति गुणांक बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में पावर फैक्टर बोलते हैं। इसे हम लोग डिनोट करते हैं कॉस फाई के द्वारा, याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। शक्ति गुणांक को कॉस फाई के द्वारा डिनोट करते हैं। और यह क्या होता है, ये क्या होता है, तो भैया प्रतिरोध रेजिस्टेंस और प्रतिबाधा, इसे जेड द्वारा डिनोट करते, पीछे पढ़े प्रतिबाधा हम लोग पढ़े, उसका रेशियो होता है। रेशियो कर दिए, रेजिस्टेंस के बदले आर रहेगा, जेड का फॉर्मूला हम पीछे जस्ट पढ़ के आएगा, √100 इतना पढ़ के आएगा ना, उसी फॉर्मूला का फॉर्मूला रख दिए। क्लियर है कि ना। वाटिन धारा क्या है, दो को यहाँ से पूछता है भैया कि बताइए वाटिन धारा क्या है, वाटहीन धारा क्या है, और एक पूछता है वाटपूर्ण धारा क्या है। एक वाटहीन धारा क्या है, एक वाटपूर्ण धारा क्या है। सुनिए वाटिन धारा, जिसे IRMS साइन फाई, अब IRMS क्या होता है हम बताएंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है, वर्ग अभी वाला होता है, वर्ग मध्य वैल्यू होता है, हम आगे बताएंगे क्या होता है। IRMS साइन फाई को हम लोग वाटहीन धारा कहते हैं, और IRMS कॉस फाई को हम लोग वाटपूर्ण धारा कहते हैं, बस सिंपल समझ लीजिए। IRMS साइन फाई को वाटहीन धारा कहते हैं, क्योंकि यह कोई शक्ति ग्रहण नहीं करता, इसलिए वाटहीन में कोई शक्ति ग्रहण नहीं किया। वैसे शक्ति का मात्रा का बात करेंगे तो वाट ही होता है ना, हाँ। तो यह IRMS साइन फाई को वाटहीन धारा कहते हैं, क्योंकि यह कोई शक्ति का ग्रहण नहीं करता है। और IRMS कॉस फाई को हम लोग वाटपूर्ण धारा कहते हैं, क्योंकि यह शक्ति का ग्रहण करता है। क्लियर है। वाटहीन में बिना धारा, बिना शक्ति के, और वाटपूर्ण में शक्ति के साथ। तो IRMS साइन फाई को हम लोग वाटहीन धारा कहते हैं, क्योंकि शक्ति का ग्रहण नहीं करता है। और IRMS कॉस फाई को हम लोग वाटपूर्ण धारा कहते हैं, क्योंकि शक्ति का ग्रहण करता है। क्लियर है। चोक कॉइल को परिभाषित करें, इनके दो उपयोग को लिखे। चोक कॉइल क्या है, तो एक प्रकार का यह यंत्र है जो परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग समझ लीजिए, कंट्रोल आपका माइंड को कंट्रोल करता है ना, उसी प्रकार से भैया आपका माइंड जैसे होता है ना, आपका माइंड पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है ना, हाँ। तो उसी प्रकार भैया चोक कुंडली होता है, बहुत सारे पूरा परिपथ में क्या होता है कि आपको ये विद्युत धारा को कंट्रोल करता है, ठीक ना। किसी को चक्कर पकड़ इधर उधर नहीं करने देता है, ठीक ना। यह धारा को नियंत्रित करता है, उसका उपयोग है। यह उष्मा क्षय को कम करता है, क्या करता है, उष्मा के क्षय को कम करता है। उष्मा का जो क्षय होता है, कमी होता है, उसको कम करता है। क्लियर है। और है, देख लेते हैं 7वां चैप्टर और है कुछ, हाँ 2 पेज और है। सुनिए, इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले भाई लोग, इंग्लिश मीडियम वाले आपके आगे वीडियो में, ठीक ना। चलिए, यानी कि आगे वीडियो में करने का तो आधा भगा कर देख लीजिएगा आपका आगे। ट्रांसफार्मर में होने वाले ऊर्जा हानियाँ को लेकर, ट्रांसफार्मर में कौन कौन हानियाँ होता है, सुनिए। ट्रांसफार्मर में 3-4 को हानि होता है। एगो कॉपर क्षय होता है, एगो लोहा क्षय होता है, एगो फ्लस का क्षय होता है, एगो शैथिल्य क्षय होता है। क्या होता है शैथिल्य क्षय, मैं आपको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से एक वीडियो लाऊंगा, सब क्षय पर लाऊंगा, चिंता मत लीजिए। जो बिहारी कॉन्सेप्ट किंग चैनल है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर मिलता रहेगा आपको ये सारी चीज़ें। ट्रांसफार्मर के ताम्र क्षय को समझाइए। ट्रांसफार्मर का ताम्र क्षय क्या होता है, ट्रांसफार्मर में जो तांबा का क्षय होता है, कॉपर क्षय होता है जिसे बोलते हैं, ताम्र क्षय क्या होता है, सुनिए। जब कॉपर से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जब ट्रांसफार्मर में कॉपर से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तब उष्मीय प्रभाव के कारण ऊर्जा उष्मा के परिवर्तन होता है, ऊर्जा उष्मा में परिवर्तन हो जाता है, तब इसे कॉपर क्षय कहते हैं। समझ गए ना। जब ट्रांसफार्मर मान लीजिए कॉपर का कोई जो तार लगा है, आपको जो होता है प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, तो उस समय वैसा एक तार लगा है, जब उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो क्या होगा, वो धारा जो है उष्मा में कन्वर्ट हो जाता है ना। किसी बॉडी से जब मोबाइल को ज़्यादा देर चार्ज करेंगे तो क्या होता है, गर्म हो जाता है, क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी उष्मा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। तो भैया वही उसी में परिवर्तन हो जाता है। तो जब कॉपर से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो वो उष्मा उष्मा के प्रभाव के कारण उष्मीय प्रभाव के कारण ऊर्जा उष्मा में परिवर्तन हो जाता है, तब इसे क्या बोलते हैं, कॉपर क्षय बोलते हैं। क्लियर, याद करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का अनुपात, ट्रांसफार्मर अनुपात क्या कहते हैं, इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिक्स क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर यह एक विद्युत उपकरण है
जो उच्च वोल्टेज को क्या करता है, निम्न वोल्टेज में बदलता है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या है भैया, तो उच्च वोल्टेज को हाई वोल्टेज के निम्न वोल्टेज में बदलने का काम करता है, या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। क्लियर है। ट्रांसफार्मर वह एक प्रकार का उपकरण है जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, यानी कहने का मतलब लो से उच्च में भी और उच्च से लो में भी बदलता है। क्लियर है। अच्छा, ट्रांसफार्मर के अनुपात से आप क्या समझते हैं वो भी आगे नीचे बताएंगे। ट्रांसफार्मर के अनुपात का मतलब क्या है। ट्रांसफार्मर के अनुपात का मतलब है कि द्वितीय कुंडली तथा प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या का अनुपात को ट्रांसफार्मर का अनुपात कहते हैं। ट्रांसफार्मर की संरचना जब बनाए होंगे ना, उसमें हम दिखाए होंगे भैया कि दो कॉइल रहता है, वो प्राइमरी कॉइल है, वो सेकेंडरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली में द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में जितना लपेटों की संख्या रहता है उसके वायर का, उसके दोनों का जो अनुपात होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर का रेशियो अनुपात बोलते हैं। क्लियर है। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है, क्षमता क्या है, तो सुन लीजिए। आउटपुट ऊर्जा, आउटपुट कहने का अर्थ है कि आप ऐसे समझिए कि एक होता है निर्गत, एक होता है निवेश वाला। तो आउटपुट ऊर्जा एवं इनपुट ऊर्जा का अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। ठीक ना। आउटपुट ऊर्जा एक होता है निवेश, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट, जिससे हमें कोई चीज़ निकलता है उसे आउटपुट बोलते हैं, और जो चीज़ हम देते हैं उसे इनपुट बोलते हैं, निर्गत बोलते हैं। ठीक ना, निवेश करते हैं। तो भैया आउटपुट ऊर्जा और इनपुट ऊर्जा का मतलब जो ऊर्जा हम उसको दिए और जो ऊर्जा हमको मिला, उसके दोनों का अनुपात को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर का दक्षता कहते हैं। इसे हम लोग एन द्वारा सूचित करते हैं, और दक्षता बराबर क्या होता है, एन इसे सूचित करते हैं। इसे एन नहीं बल्कि इसको नीटा, सॉरी नीटा, एन बोला गया, नीटा, इसे नीटा द्वारा सूचित करते हैं। और नीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट ऊर्जा बटा में इनपुट ऊर्जा। हो गया कि ना। ट्रांसफार्मर की दक्षता पावर का, ट्रांसफार्मर के अति एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है, ट्रांसफार्मर के अति दक्षता का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आउटपुट ऊर्जा और इनपुट ऊर्जा का क्या है, ये कहने का अर्थ अति निर्गत ऊर्जा और निवेश ऊर्जा का क्या है, अनुपात है। ठीक ना। चलिए समझ में आ गया यहाँ तक ले। अब यहाँ पर समझिए क्या होता है। विद्युत धारा का माध्य मान एवं वर्ग माध्य मूल मान से परिभाषित करें। विद्युत धारा के माध्य मान क्या होता है और वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। इस बार हो सके तो 5 मार्क में साबित भी करने वाला आ सकता है। तो सुनिए, प्रतिवर्ती धारा का मध्य मान का पहले बात समझिए। मध्य मान क्या होता है। प्रतिवर्ती धारा के औसत मान या मध्य मान दोनों बात बराबर हैं, उस अस्थायी धारा के मान के बराबर होता है जो किसी चालक में किसी निश्चित समय अंतराल में उतना ही आवेश भेजता है जितना प्रतिवर्ती धारा उस चालक के अर्धचक्र में भेजता है। कहे करता है, ध्यान सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि औसत मान मध्य मान का मतलब यह है कि उस अस्थायी धारा के मान उस धारा के बराबर होता है प्रतिवर्ती धारा या औसत मान, जो किसी चालक में एक निश्चित अंतराल में एक निश्चित समय में जितना हम उतना ही जितना आवेश भेजे, किसी चालक में उतना ही वो आवेश भेजेगा करंट के लिए जितना प्रतिवर्ती धारा उस चालक के अर्धचक्र में भेजता है। ठीक ना। तो इसे क्या बोलते हैं भैया, प्रतिवर्ती धारा का मध्य मान औसत मान बोलते हैं। आई एवरेज करने करते हैं एवरेज करंट होने करते हैं प्रतिवर्ती धारा या मध्य मान या औसत मान इसे बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आई एवरेज क्या होता है, 2I0 बटा में पाई, 2I0 बटा में पाई। इसका वैल्यू क्या होता है, जब इसका पाई का वैल्यू निकालेंगे तो 0.637 I0। ठीक ना। पाई का वैल्यू जब निकालेंगे वैल्यू क्या निकलेगा, 0.637 गुने 2I। याद रखिए, सॉरी 0.637 I0। क्लियर है। इसको याद रखिए, आई एवरेज का वैल्यू होता है। अच्छा, प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। तो प्रतिवर्ती धारा के लिए वर्ग माध्य मूल मान किसी एक चक्र के लिए तत्क्षणिक धारा का या वोल्टेज के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल के रूप में परिभाषित किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है IRMS का करते रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बराबर, इसे IRMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहने करते वर्ग माध्य मूल्य मान। इसका फॉर्मूला होता है I0 बटा में रूट 2 और इसका 0.707 I0 होता है। इसका वैल्यू जब निकालेंगे। ठीक ना। एक यहाँ से 3-4 को फॉर्मूला पूछता है, कभी पूछता है कि कभी ऐसे पूछ देगा IRMS बटा में I0 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 बटा रूट 2 होगा। इसी फॉर्मूला को ऊपर नीचे कभी पूछता रहता है। ऊंचाई ट्रांसफर क्या, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग लिखिए। देखिए दो प्रकार के ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, एक अपचाई पढ़ेंगे, एक ऊंचाई पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर का 2 प्रकार होता है, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन दिए उसमें आपको बताए हैं, और जल्द आपको वहाँ पर एक्सप्लेनेशन में मिलेगा, आपको ग्रुप में ही मिलेगा। और जो भी भाई एकदम जो भी चीज़ जुड़ना चाह रहे हैं ज्वाइन हो जाएगा। अभी एकदम स्पेशल ऑफर चल रहा है तो ज्वाइन हो सकते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग बताएं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब क्या, सुनिए। इसका उपयोग कम वोल्टेज और उच्च धारा के उच्च वोल्टेज तथा सुनिए, ऊंचाई देख बड़ा आसान है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग है, उसका उपयोग कम वोल्टेज उच्च धारा को कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में और उच्च धारा को कम धारा में, कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में और उच्च धारा को कम धारा में बदलने का काम कौन करता है, ऊंचाई। और जस्ट इसका विपरीत करेगा, इस उच्च वोल्टेज को और निम्न धारा को, उच्च वोल्टेज और निम्न धारा को, उच्च वोल्टेज को लो वोल्टेज में और निम्न धारा को उच्च वोल्टेज में काम बदलने का काम कौन करता है, अपचाई। जबकि देखिए कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में बदलने का काम कौन करता है, अति ऊंचाई। और जबकि ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलने का काम कौन करता है, अपचाई।
ज़्यादा धारा को कम धारा में बदलने कौन काम करता है? ऊंचाई। आज कम धारा को ज़्यादा धारा में बदलने का काम कौन करता है? अपचाई। समझ गए ना? दोनों काम एकदम मिला जुला के याद कीजिएगा तो याद करेगा, दोनों याद हो जाएगा। ठीक ना? तो ये हिंदी मीडियम वाले है, आपको समझा दिए इतना पूरे। अब 8वां चैप्टर बच गया, 8वां चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। चलिए हम इंग्लिश मीडियम वाले को समझाते हैं और कल से फिर आपका शॉर्ट नोट का क्लास आ रहा है, सारे क्लासेस पर कंडक्ट होता रहेगा। ठीक ना? चलिए देखिए वीडियो देखिए क्या किया। वाट आर रिएक्टेंस और इम्पीडेंस? इम्पीडेंस क्या है? रिएक्टेंस क्या है? इम्पीडेंस क्या है? सुनिए रिएक्टेंस क्या है? इट इज द अपोजिंग द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यह क्या करता है? इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में अल्टरनेटिंग करंट का क्या करता है? विरोध करता है। जो कैपेसिटर में अल्टरनेटिंग करंट का विरोध करेगा उसे क्या कहेंगे? रिएक्टेंस कहेंगे। इसे हम लोग इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम होता है। क्लियर है? इम्पीडेंस क्या होता है? तो यह भी एक प्रकार के सर्किट में कोई कैपेसिटेंस में धारा का विरोध कर रहा था, जबकि पूरा सर्किट में जो धारा का विरोध करता है उसका उसे क्या, जो पूरा सर्किट में देखिए, इट इज द अपोजिंग द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का क्या करता है? यह पूरे सर्किट में विरोध करता है। इसे क्या बोलते हैं? इंपीडेंस बोलते हैं। इसे जेड द्वारा सूचित करते हैं। जेड का फॉर्मूला क्या होता है? √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल क्या होता है? एक्सी क्या होता है? आगे पढ़ाएंगे। ठीक ना? ये आर का मतलब रेजिस्टेंस है। क्लियर है? याद रख लीजिएगा। सबका इसका भी ऐसा मतलब क्या होता है? ओ में होता है। क्लियर है? चलिए अगला। व्हाट डू मीन बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस रिएक्टेंस क्या है? सबसे पहले रिएक्टेंस के दो प्रकार है। रिएक्टेंस दो प्रकार के, एगो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एगो इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? इट इज द अपोजिंग द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन इंडक्टर। अगर इंडक्टर में जो करंट का विरोध करेगा उसे बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जो कैपेसिटर में अति करंट का विरोध करेगा उसे बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सिंपल बात है। जो इंडक्टर में करंट का विरोध करेगा इंडक्टर में उसे बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसे नोट करते हैं एक्सएल द्वारा। इसका फॉर्मूला होता है 2πfl। क्लियर है? इसका ऐसा मतलब क्या होता है? ओम होता है। इसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर सेम उसी प्रकार से इट इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिव करंट इन कैपेसिटर। जो कैपेसिटर में करंट का विरोध करेगा उसे क्या बोलेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे। अच्छा, इसे डिनोट करते हैं एक्सी द्वारा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सी बराबर 2πf × c। एक्सी इसलिए कहते हैं कि इसे कैपेसिटिव सी से इसका फॉर्मूला है, और इसका नाम है कैपेसिटिव सी, इसलिए एक्सी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πfc। 2π क्या होता है? fc। क्लियर है? अगला ऐसा भी ऐसा मतलब क्या होता है? ओम होता है। क्लियर? सबका भी ओम में आया। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस क्या है? केवल आपको याद कर लेना इलेक्ट्रिक रेजोनेंस क्या है। सुनिए, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस इज डिफाइंड एज, ऐसे परिभाषित किया जाता है कि द कंडीशन, वैसा स्थिति, द वेन, जब मैग्नीट्यूड ऑफ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू बिकम इक्वल, बराबर हो जाता है डॉट ऑफ इंडक्टिव, इंडक्टिव के बराबर हो जाता है एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस। इसे तब क्या कहते हैं? रिजल्ट कहते हैं। मैक्सिमम करंट फ्लो ऑफ द थ्रू द LCR सर्किट। कहता है जब LCR सर्किट से जब बहुत मैक्सिमम करंट हम विरोध मैक्सिमम करंट जब देते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है। इसमें जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। देखिए, जब क्या कहता है LCR सर्किट से LCR सर्किट से जब आप करंट को आप प्रवाहित कीजिएगा ना, तो एक्सेल जो होता है ना, एक्सेल एक्सी के बराबर हो जाता है। एक्सेल एक्स के बराबर हो जाता है। जब इसका फॉर्मूला देखिए, एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल होता है। ओमेगा एल। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1πfl होता है। इतने ना लिखिएगा, ये हम बता दिए लेकिन एग्जाम में लिखना नहीं, आपको समझा दिए। ठीक ना? समझ लीजिए, जब एक्सेल एक्सी के बराबर हो जाता है ना, जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के दोनों बराबर हो जाता है तो इसे इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कहता है। क्लियर है कि ना? दोनों का फॉर्मूला देखिए, एक्सेल का फॉर्मूला होता है 2 ओमेगा एल होते हैं, और ओमेगा का ही वैल्यू होता है, ओमेगा का ही वैल्यू होता है, ओमेगा का ही वैल्यू होता है 2πf। क्लियर है? ओमेगा का ही वैल्यू होता है क्या होता है? 2πf। ओमेगा का ही वैल्यू होता है 2πf। क्लियर है कि ना? अच्छा, इसे डिनोट करते हैं एल है तो ओमेगा एल, ऐसे डिनोट करते हैं 1/c, क्योंकि एक्सी है तो एक्सी करने करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है c/2πf, यानी कि एक्सेल को क्या डिनोट करते हैं? 1/ωc को डिनोट करते हैं। और जब यहाँ पर ये सारे कटफट होगा तो इधर ओमेगा जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट निकलेगा। लास्ट में जो हमारे पास फाइनल निकलेगा ना, एफ नॉट बराबर फ्रीक्वेंसी बराबर पूछेगा इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है? तो 1/√100 2π√100 LC। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा इलेक्ट्रिक रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है? तो भैया 1π LCR सर्किट के लिए तो 1/√100 2π√100 LC। ठीक ना? क्लियर है? चलिए इसको याद रखिएगा, ज़्यादा केवल फॉर्मूला आप याद रखिएगा। व्हाट इज पावर फैक्टर? पावर फैक्टर क्या है? कुछ ना, पावर फैक्टर शक्ति गुणा, सुन ला, कुछ ना, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के रेशियो है। सुन ला, इट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस। रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के क्या होता है? रेशियो होता है। R बराबर रेजिस्टेंस के तारे रहने दिए, इम्पीडेंस का फॉर्मूला पीछे पड़े √100 बराबर Z² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के स्क्वायर, अभी जस्ट पीछे पड़ेगा ना। तो दोनों के रेशियो को क्या करते हैं? वह पावर फैक्टर बोलते हैं। इसे किसको डिनोट करते हैं? इसे डिनोट करते हैं cos π। तो पावर फैक्टर को cos π द्वारा डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के रेशियो होता है। इट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस। क्लियर है?
वाटलेस धारा क्या है, वाटफुल धारा क्या है। वाट पहले समझिए, वाट जो होता है शक्ति का क्या होता है, ऐसा मात्रक होता है। पावर का ऐसा मात्रक, पावर का मात्रक क्या होता है, पावर का ऐसा मात्रक होता है वाट। तो वाटलेस करने करते का पास शक्ति ना है, अब वाटफुल करने करते का मतलब शक्ति भरा पड़ा है। तो जो बिना, देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, वाटलेस करने करता है, वाटलेस का देखिए, वाटलेस को हम IRMS साइन फाई, IRMS साइन फाई को हम लोग वाटलेस करंट कहते हैं, क्योंकि इट डज नॉट कंज्यूम द एनी करंट, ये किसी भी करंट को ग्रहण नहीं कर, सॉरी किसी भी पावर को ग्रहण नहीं करता, इसलिए हम इसे वाटलेस बोलते हैं। और वाटफुल करंट IRMS cos फाई, देख लीजिए, जैसे IRMS साइन फाई, ऐसे IRMS cos फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटफुल करंट बोलते हैं, क्योंकि क्योंकि इट कंज्यूम, क्योंकि यह क्या करता है, यह करंट को ग्रहण करता है। वाटफुल करंट को ग्रहण करता है, सॉरी धारा को, शक्ति को ग्रहण करता है, जबकि शक्ति को ग्रहण नहीं करता है। क्लियर है। अगला, डिफाइन चोक कॉइल और राइट्स इस यूजिंग, इसका दो उपयोग लिखिए। डिफाइन चोक कॉइल क्या है, इसका दो उपयोग बताइए, सुनिए। चोक कॉइल, इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, एक प्रकार की इलेक्ट्रिक डिवाइस है, विच आर कंट्रोलिंग द AC करंट इन द सर्किट। जो सर्किट में, जैसे हमारा माइंड, जो हमारा पूरा बॉडी कंट्रोल रखा है ना, तो जिस प्रकार जो सर्किट में एक वह यंत्र, वह उपकरण, वह डिवाइस जो सर्किट में, किसी करंट वाला सर्किट में पूरा करंट को जो कंट्रोल करता है, उसे क्या बोलते हैं, चोक कॉइल बोलते हैं। इसका उपयोग किया जाता है, इट चोक कॉइल इज यूज AC सर्किट फॉर कंट्रोलिंग द करंट को कंट्रोल करने में किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नॉट लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, कि यह हीट के रूप में उतना जल्दी ज़्यादा क्षय नहीं होता है, ऊर्जा के रूप में क्षय नहीं होता है, इसकी ऊर्जा के रूप में क्षय न हो, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, यानी कि डिवाइस उतना गर्म ना हो, सीधे समझ लीजिए, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला, राइट डाउन एनर्जी लॉसेज एंड ट्रांसफर में एनर्जी लॉसेज कौन कौन सा एनर्जी लॉस होता है, तो कॉपर लॉस, आयरन लॉस, हिस्टेरियस लॉस, लीकेज ऑफ द फ्लक्स, जिसे फ्लक्स लॉस बोलते हैं, इस तरह एनर्जी लॉस होता है ट्रांसफार्मर में। केवल आपको याद कर लेना, फलाना लॉस है। क्लियर, सुनिए। अगला, एक्सप्लेन कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस क्या होता है, तो सुनिए, कॉपर लॉस कुछ नहीं है। ट्रांसफार्मर में जब कॉपर लगा हो, कॉपर से जब करंट जाएगा तो वो गर्म हो जाएगा, तो वह हीट गर्म हो जाएगा, तब विद्युत धारा क्या हो जाएगा, हीट में, ऊर्जा में बदल जाएगा, इसे हम बोलते हैं कॉपर लॉस। बस यही बात है, इसी को हम अंग्रेजी में लिख दिए, वही इसको समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, वही लिखे हुए हैं कि एनर्जी लॉस इन द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज नोन एज द कॉपर लॉस। वाइंडिंग करने का जो ट्रांसफार्मर में कॉपर का वायर सब लपेटा गया है, वो जब गर्म होकर हीट ऊर्जा में बदल जाए तो उसे बोलते हैं और कॉपर लॉस। वाइंडिंग द कॉपर लॉस, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर जनरली मेड अप ऑफ कॉपर वायर, जो कॉपर से बना रहता है। दियर कॉपर वायर हैव रेजिस्टेंस आर, जो रेजिस्टेंस आर रखता है, और इसका पावर क्या होता है, I² R होता है। दिस लॉस ऑफ हीट प्रोड्यूस इज प्राइमरी कॉइल, सो कॉपर इज लॉस। कहने का मतलब कि जब करंट गुजरता है ना, तो सिंपल सी बात, वो गर्म हो जाता है, जिसे हम कॉपर लॉस करते हैं। बात सीधे सिंपल, अपना भाषा में याद रखना, तो ऐसे याद रखिए, ठीक ना। बाकी डिफिनेशन है तो याद रख लीजिएगा। अगला, व्हाट इज द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, और इसका इफिशियंसी से आप क्या समझते हैं। तीनों पूछे, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, और इसका इफिशियंसी से क्या समझते हैं। सुनिए, सबका जवाब देते हैं, सुनिए 1 मिनट में। कहता है कि इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, एक प्रकार का ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है, विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट है, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में तथा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। क्लियर है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, तो इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द टर्न इन सेकेंडरी कॉइल एंड प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी जो होता है ना, आपको ट्रांसफार्मर का 5वां नंबर में मैंने दिया हूँ आपको, मैंने वहाँ पर आपको बताया हूँ, मैंने पूरा अति सही दिया हूँ, मैंने वहाँ पर बताया भी है कि आपको कैसे क्या करना है। यहाँ पर मैंने जो दिया उसमें बताया आपको कि भैया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है ना, जो, अच्छा 5 नंबर मैंने जो दिया है ना, जिस प्रकार से दिया उसी प्रकार से लिखिएगा। बहुत 5 नंबर लेना है तो भैया उसी प्रकार से, ठीक ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, तो सेकेंडरी कॉइल में जितना लपेटा का संख्या है और प्राइमरी कॉइल में जितना लपेटा की संख्या, दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। क्लियर है। अगला, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के दक्षता से आप क्या समझते हैं, तो इट इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर और इनपुट पावर। आउटपुट पावर करने का अर्थ जो शक्ति निकल कर बाहर आता है, इनपुट पावर का मतलब जो शक्ति हम देते हैं उनको। तो जो शक्ति, एफिशिएंसी का मतलब एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की क्षमता का मतलब क्या है, तो यह कुछ नहीं, आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर और इनपुट पावर, इसे क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी ऑफ, यानी कि ट्रांसफार्मर की क्षमता बोलते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं नीटा द्वारा, इसे एन नहीं समझेगा, इसे क्या बोलते हैं, नीटा। इसे क्या बोलते हैं, नीटा। इसे डिनोट करते हैं नीटा के द्वारा। क्लियर है। चलिए, और कोई है, और एक दो और है, देख लेते हैं। चलिए, एक दो 7वां चैप्टर और है, देख लेते हैं, इनको खत्म करते हैं। अगला, व्हाट डू यू मीन बाय द वैल्यू ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और अल्टरनेटिंग एरर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब क्या है, समझिए। सबसे पहले तो आप डिफाइन, मीन वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, जिसे मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू बोलते हैं। एक होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। पहले मीन वैल्यू समझिए, ऐसे अल्टरनेट रूल मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू ऐसे एवरेज वैल्यू बोलते हैं। क्या होता है, सुनिए। द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विच सेंड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी थ्रू ए सर्किट इन हाफ साइकिल टू इक्वल द फ्लो ऑफ द चार्ज द डायरेक्ट करंट इन द सेम टाइम। कहे का मतलब समझ लीजिए कि उतना आवेश की संख्या जो, ऐसे समझिए कि हाफ चक्र में जितना करंट का आवश्यकता होता है ना, अगर उतना ही
करेंट अगर सेम जितना टाइम में वो भेजा गया अगर उतना ही करेंट अगर उतना ही करेंट अगर वो भेजा जाए, उतना ही आवेश भेजा जाए उतना करेंट के लिए, तो उसे हम बोलते हैं मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू। आप ऐसा नहीं समझिए, ऐसे नहीं समझना, ऐसे आप समझिए। देखिए क्या लिखो, आपको अपना मतलब सुनाते। देखिए क्या आता है, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट का वह वैल्यू विच सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो वो उतना आवेश का मात्रा भेजे थ्रू ए सर्किट, एक सर्किट से, इन ए हाफ साइकिल, एक अर्ध चक्र में, और वह बराबर होना चाहिए द फॉलो ऑफ द चार्ज बाय द डायरेक्ट करेंट, जो डायरेक्ट करेंट के द्वारा जितना चार्ज दिया, इतना आवेश दिया गया ना, अगर अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा उतना ही अर्ध चक्र में उतना अगर करंट आता है तो उसे हम बोलते हैं मीन वैल्यू। बाकी आपको थोड़ा एक बार लिखेगा याद हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसे डिनोट करते हैं आई एवरेज के द्वारा। इसका फार्मूला होता है आई एवरेज बराबर 2 नॉट आई बटा में पाई। जब दोनों का जब पाई का वैल्यू रखकर इसे कट फट करेंगे तो फार्मूला आंसर आएगा 0.367 आई नॉट। क्लियर है। अगला रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, तो द अमाउंट ऑफ हीट का वह मात्रा प्रोड्यूस बाई अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है इन फुल साइकिल, पूरे साइकिल में, और वह इक्वल टू अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस बाई द डायरेक्ट करंट, और वह पूरे साइकिल में जो प्रोड्यूस किया गया और वह डायरेक्ट करंट के द्वारा भी प्रोड्यूस किया गया हीट के बराबर हो इन ए फुल साइकिल इज कॉल्ड RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। बड़ा आसान है। अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस किया गया पूरा साइकिल में, और डायरेक्ट करंट के द्वारा जो अल्टरनेटिंग करंट के दो प्रकार बनाए, एक अल्टरनेटिंग एक डायरेक्ट। तो डायरेक्ट करंट के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस किया गया, अल्टरनेटिव करंट के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस किया गया, अगर दोनों बराबर है तो क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलेंगे। इसका फॉर्मूला होता है IRMS रूट मीन मेन एस में स्क्वायर वैल्यू, रूट IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है I0 बटा में √2। कभी कभी एग्जाम में इसको अदल बदल के यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है, जो कि मैं ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। क्लियर है। सुनिए अगला, व्हाट इज द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टेप दो ट्रांसफार्मर का दो प्रकार है, एगो स्टेप अप एगो स्टेप डाउन। तो समझ लीजिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है, वैसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई करंट को लो करंट में बदलता है, उसे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वैसा ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो करंट को हाई करंट में बदलता है। देखिए यहाँ पर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है, आई हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है, ई हाई करंट को लो करंट बदलता, हाई करंट को लो करंट बदलता है, ई जबकि लो करंट को हाई करंट बदलता है। कौन, स्टेप डाउन, ठीक ना। इसको याद रखिएगा। चलिए फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट, यानी वही लिखे है इट इज़ यूज, इसका यूज किया जाता है हाई वोल्टेज और लो करंट को लो वोल्टेज और हाई करंट को बदलने के लिए। क्लियर है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और भैया आप जो मैंने वीडियो बनाया है, आप क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में मेन मुद्दा बनता है, और आप लोग भी साथ दीजिएगा जरूर। हाथ हम मुद्दा उठाए और 100% हम इस मुद्दा को आगे लेकर जाएंगे, आप चिंता मत लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो कॉल से कंटिन्यू आपको आएगा, डोंट वरी, चिंता मत लीजिए। चलिए थैंक यू सभी।